हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं अकाउंट्स का चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक समरी है अकाउंट्स की ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज, जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। अब P&L अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है कंपनी में। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कितना फ्लो हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कहीं हम आगे पढ़ेंगे। एंड नोट्स टू अकाउंट्स मतलब स्टेटमेंट ऑफ अटैच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ हमने जैसे बैलेंस शीट बनाई, तो बैलेंस शीट में यहाँ कैलकुलेशन नहीं होती, वो कैलकुलेशन होती है नोट्स टू अकाउंट में, तो वो नीचे नोट्स टू अकाउंट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला है प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कैश फ्लो की इन्वेस्टर्स को एंड क्रेडिटर्स को। सेकेंड, प्रोवाइड करता है सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अलग अलग पार्टीज को जो भी इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये पार्टीज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। थर्ड जो करता है प्रेजेंट करता है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल तो वैसे आगे आएगी, बट सारी थ्योरी मैंने पहले कवर कर ली कि जो फॉर्मेट्स और बाकी सब चीजें लास्ट में रहे। ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? जो भी टाइम टेकन एक कंपनी का एक्वायर एसेट करना, प्रोसेस के लिए फिर कन्वर्ट करना इनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स से। ये आपका समझने के लिए है कि जब अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करो। पहला कि जो अगर 12 मंथ्स के अंदर पेमेंट हुआ है तो करंट लायबिलिटी, नहीं हुआ तो ऑपरेटिंग साइकिल चेक करो। क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट हुआ है? यस, तो करंट लायबिलिटी, नहीं हुआ तो करंट लायबिलिटी या एसेट, कुछ भी। एसेट में हुआ तो एसेट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्लासिफाई द लायबिलिटीज ट्रेड पेबल गिवन बिलो एज नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ केसेस दिए हुए हैं, पर्टिकुलर्स है। सबसे पहले क्या बोला था? पीरियड ऑफ पेमेंट चेक करो। क्या ये 8 मंथ्स के अंदर है? हाँ अंदर है, तो करंट लाइबिलिटीज। क्या ये 12 मंथ्स के अंदर है? अंदर है, तो करंट लाइबिलिटीज। क्या ये 12 मंथ के अंदर है? नहीं, 12 मंथ के अंदर नहीं है। क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है? नहीं। अगर ये देखो ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है? 12। क्या 12 के अंदर है? नहीं, 12 के अंदर नहीं है, 15 जा रहा है, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या ये 12 मंथ्स के अंदर है? नहीं। क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है? हाँ, तो ये करंट लाइबिलिटीज। वही ये क्या है? 24 12 मंथ्स के अंदर है? नहीं। क्या ये 18 के अंदर है? नहीं। तो क्या हुआ? ये करंट लाइबिलिटीज। तो ये ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट कम्स द पार्टीज जो इंटरेस्टेड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला दो टाइप के होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स एक ही है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड नहीं है, बट ये भी है कि वो इंक्रीज कर सके मतलब वैल्यू ऑफ मैनेजिंग बिजनेस के को एफिशिएंटली बना सके और मैक्सिमाइज कर सके प्रॉफिट। एफिशिएंटली मतलब कॉस्ट कम। ठीक है। एफिशिएंटली मीन्स कॉस्ट कम। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में जो सबसे पहला है वो है आपका शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो है वो होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल को बिजनेस में, और वो ऑलवेज एक्सपोज होते हैं, मतलब हमेशा वो रिस्क के लिए आगे होते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, या कैश पोजीशन क्या है कंपनी की, ये सब जानने में। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज को क्या मिलता है? एंड ऑफ द ईयर सैलरी और वेजेस के अलावा बोनस हर महीने, राइट। अब ये बोनस किससे लिंक होता है? प्रॉफिट के, एंटरप्राइज को कितना प्रॉफिट हुआ उस हिसाब से बोनस मिलेगा। तो एम्प्लॉयज भी इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने के लिए। नेक्स्ट इज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? लोन्स देते हैं बिजनेस को। पहले वो परफॉर्मेंस देखते हैं बिजनेस की कि क्या ये प्रोग्रेस कर रहा है, और अपनी जो हमारी सेफ्टी एंड रिकवरी हो सकती है बिजनेस की, अगर हमने इनको लोन दिया तो क्या ये हमें वापस लोन दे सकता है, इतना एबिलिटी है इस बिजनेस की। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पार्टीज होती है जो सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को क्रेडिट में, तो उनको क्रेडिट में देने से पहले जो क्रेडिटर्स क्या करते हैं, खुद को सेटिस्फाई करते हैं ये जान के कि उनकी क्रेडिट वर्थनेस क्या है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको भी हेल्प करती है ऐसे असेसमेंट बनाने में। क्लियर। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो पास्ट या जो भी हिस्टोरिकल डाटा है
उस पे क्या नाम है बेस्ड होती है। बट पार्टीज तो आज प्रेजेंट पोजीशन क्या है या फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या होगा वो जानने में इंटरेस्टेड है। क्लियर। नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आउटकम्स होती हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस की, जो कंबाइंड होती है कुछ एस्टिमेट्स के साथ, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें बहुत सारे एस्टिमेट्स, राइट। नेक्स्ट इज डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग अलग प्रैक्टिस से किया जाता है। जैसे डेप्रिसिएशन के दो फॉर्म है, SLM शॉर्ट टर्म स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन मेथड, इन दोनों से भी। अब इन दोनों से अलग अलग करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस अलग अलग आएगा, ठीक है, इसलिए अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे तो ये। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव एलिमेंट इज इग्नोर। जो भी क्वालिटेटिव एलिमेंट होता है उसको इग्नोर किया जाता है, जैसे क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स, ये पैसों में मेजर नहीं हो सकती इसलिए इग्नोर किया जाता है। प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड। अब जो कुछ कुछ एसेट्स होते हैं जिनकी जो प्राइस होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही होती है, वो जो प्राइसेस जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट को इग्नोर करते हैं, इसलिए वो करंट मार्केट पोजीशन शो नहीं करती, ये इसकी लिमिटेशंस है। अब हम यहाँ कुछ टर्म्स देखेंगे जो हम बैलेंस शीट फॉर्मेट में यूज करने वाले। पहला है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मतलब कुछ शेयर वारंट जो होल्डर्स होता है उनको राइट देता है इक्विटी शेयर का किसी भी स्पेसिफाइड डेट पे और एक एट अ स्पेसिफाइड वैल्यू। वो शेयर वारंट कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर में उस लेटर डेट पे और एक प्री डिफाइंड प्राइस पे। जैसे ये इक्विटी वारंट दिया, इस पे एक पर्टिकुलर डेट लिखी है, राइट, इसमें एक पर्टिकुलर डेट लिखी है और एक पर्टिकुलर प्राइस है, ठीक है। इस डेट पे आपका जो शेयर वारंट होगा वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और प्री डिटरमाइंड प्राइस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब कुछ अमाउंट जो होता है वो कंपनी रिसीव करती है एज शेयर एप्लीकेशन, जिसके अगेंस्ट कंपनी कुछ सर्टेनली जो शेयर्स है उसको अलॉट कर देती है जो शेयर एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के अंडर आता है। नेक्स्ट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब कोई भी टैंजिबल एसेट्स, एसेट्स दैट लैंड बिल्डिंग, वो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, पेटेंट्स, इंटैंजिबल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब, राइट। ट्रेडमार्क का पता नहीं बट ये सब तो है। अब ये आते हैं हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब बैलेंस शीट दो चीजों में डिवाइडेड है, फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड सेकंड इज एसेट्स। पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके 4 सब हेड्स है, SSNC, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। अब शेयर फंड क्या है, एक मेन हेड है। अब उसके सब हेड्स कौन से है, SRM, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर एप्लीकेशन का कोई नहीं है, ये एक मेन हेड है, राइट। नॉन करंट लायबिलिटी ये एक मेन हेड है, इसका जो सब हेड है उसका शॉर्ट फॉर्म है डॉल। D is for deferred tax liability, O for long term borrowings, L for long term provision and दूसरा L for other, मतलब O is for other long term liabilities and long term borrowings. Is that clear? Current liabilities ही main head है, इसका जो सब heads का form है TOS। T is total payable जिसमें creditors और bills payable आते हैं, O other current liabilities, S short term borrowing and another S is for short term provision। यहाँ टोटल और यहाँ आपका टोटल आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इज योर एसेट्स। एसेट्स पे सिर्फ दो ही है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के लिए PNDLO, P इज फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटैंजिबल एसेट्स। इसमें आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटैंजिबल एसेट्स वर्क इन प्रोग्रेस बताया था, इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट ये भी बताया था। फिर N से आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, D से आता है डेफर्ड टैक्स एसेट, L से आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, O से आता है अदर नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के लिए ये करंट एसेट्स एक मेन हेड हो गया, इसके सब हेड के लिए CCITSO। C से है करंट इन्वेस्टमेंट, C से है इन्वेंटरीज, I से है ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें डेटर्स आते हैं और बिल्स रिसीवेबल। T हो गया आपका T हो गया S से कैश, S से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, दूसरे C से आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड O से आ गया अदर करंट एसेट्स टोटल और यहाँ आपका टोटल।
अब कुछ सब हेड्स एंड सब हेड्स है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, ठीक है। यहाँ आपका कॉल एंड एरर्स लिखा है शेयर होल्डर्स फंड, और वो डिडक्ट होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, लाइक शेयर कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर, उसमें से सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आता है। सिर्फ आपको लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। शेयर फॉरफिट अकाउंट शेयर होल्डर और ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड होता है। कॉल एंड एडवांस करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। अनक्लेम्ड डिविडेंड करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियर रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का क्रेडिट, ये आता है शेयर होल्डर्स फंड, मेन हेड है, सब हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट साइड, वो भी शेयर होल्डर्स फंड में आता है और डिडक्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस में, सब हेड। क्लियर? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटीज, मेन हेड, ट्रेड पेबल, सब हेड। प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये इंपॉर्टेंट है। करंट एसेट्स एंड रिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। लूज टूल्स, स्पेयर एंड स्टोर्स, ये करंट एसेट है, इन्वेंट्रीज सब हेड है। कैश एंड बैंक बैलेंस, करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इज गुडविल, माइनिंग राइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क लाइसेंस, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स इसका दूसरा पार्ट जो सब था, ओके। अनपेड डिविडेंड, करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। इंटरेस्ट एंड कॉल एंड एडवांस, कॉल एंड एडवांस और इंटरेस्ट एंड कॉल एंड एडवांस दोनों सेम ही होते हैं। करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। लोन्स पेबल ऑन डिमांड, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कॉल एंड एडवांस, नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, कुछ भी आउटस्टैंडिंग हो तो करंट लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटीज में होता है। नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल्स, करंट एसेट्स और इन्वेंट्रीज। ये 22 आपने याद कर लिए तो इस चैप्टर से आप 4-5 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा यू कैन डू दैट। क्लियर? नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये फॉर्मेट होता है, देख लो एक बार, इसका हम आगे डिस्कस करते हैं। जो सारे वर्किंग होते हैं इसके, वो नोट टू अकाउंट्स में होते हैं, राइट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, यस, और प्लस स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। अदर इनकम में आता है कैश डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट प्रोविजन, रिटर्न ऑफ बैड डेप्ट रिकवर्ड, और भी बहुत सारे। कैश मटेरियल कंज्यूम, ये फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इन सबके एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस वीडियो आएगी, ठीक है, वो आप देख लेना, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड मीन्स जो गुड्स परचेज करते हैं फॉर रीसेलिंग। अब चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड मतलब ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, इट मीन जो भी पेमेंट हम करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव कैशमेंट, ग्रेट्युटी पेड, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? बोरोइंग कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। क्लियर? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो इस चैप्टर के MCQ और क्वेश्चन आंसर्स वीडियो होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।